अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि जो जीपी फंड है उसको किस तरीके से रिपोर्ट करना है, टैक्स रिटर्न में किस हेड में हमने शो करना है, जीपी फंड होता क्या है, टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करना क्यों ज़रूरी है, पे स्लिप पे जो बैलेंस आ रहा है क्या वो तमाम बैलेंस आपने रिपोर्ट करना है, आज की सिलेक्शन में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग है, उसमें फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे आप सबको पता है जो टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट है वो 30/9/2025 है और इसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 200% चांस है कि बल्कि ये कंफर्म है कि इसके ऊपर एक्सटेंशन आएगी। दो रीज़न्स हैं। नंबर 1 जो आईआरएस का फॉर्म है वो सही तरीके से अपडेट नहीं हुआ, अगस्त में इन्होंने दोबारा उसको चेंज किया। और नंबर 2 जो स्लैब की कंडीशन थी तकरीबन 15-20 दिन या अभी तक तकरीबन वही सिचुएशन है कि फ्लड की वजह से जो है वो सही तरीके से वो चीज़ें नहीं हो रही। तो ये दो बड़ी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से जो टैक्स रिटर्न है उसमें एक्सटेंशन आएगी और 30 सितंबर एज़ पर लॉ लास्ट डेट है। अगर आप इजीली अपना डाटा बना सकते हैं तो फाइल कर दें, वरना अगर आप वेट कर भी लेंगे तो कोई इशू नहीं है। आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आप अपनी पे स्लिप देखते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो वहाँ पे एक अमाउंट आ रही होती है जीपी फंड बैलेंस। अब इस बैलेंस को कैसे टैक्स रिटर्न में शो करना है। दूसरे नंबर पे एक बैलेंस आता है जो अगर आप देखें तो हर महीने आपकी सैलरी में से जो जीपी फंड सब्सक्रिप्शन है, मतलब हर महीने आपकी सैलरी में से एक अमाउंट कटती है। जैसे ये एक इंडिविजुअल हैं जिनकी सैलरी में से जुलाई 24 की सैलरी में से इनका 4,290 रुपये कटा हुआ है। अब ये पूरे साल को अगर हम जमा करें तो ये कितनी अमाउंट बनती है और कहाँ पे हमने रिपोर्ट करना है ये हम स्टडी करेंगे। उसके बाद ये दूसरा एक फंड आता है कि जो ये फंड है क्या इसको हम रिपोर्ट करेंगे, ये एक्सपेंस होता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये जो फंड होता है इसको आप एज ए एक्सपेंस रिपोर्ट करेंगे, लेकिन जीपी फंड को आपने एज ए एसेट रिपोर्ट करना है। मतलब ये वो वाला बैलेंस है जो फ्यूचर में आपने रिसीव करना है। जीपी फंड होता क्या है, पहले थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जीपी फंड ये होता है कि एक फंड होता है जिसको हम जनरल प्रोविडेंट फंड कहते हैं। पी से मुराद है प्रोविडेंट फंड। अब होता क्या है कि एक अमाउंट जो है आपकी तरफ से, यानी कि जो एम्प्लॉई है, आप एम्प्लॉई हैं, आपकी तरफ से जाती है और एक अमाउंट जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। दोनों जमा करते हैं। फॉर एग्जांपल 5,000 रुपया आपकी सैलरी में से कटा, 5,000 रुपया गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया, दोनों को जमा करें तो ये अमाउंट बन जाएगी 10,000। इस 10,000 को एक तीसरी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होती है, या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है, या फिर क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है, या फिर जो गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स हैं, टी बिल्स हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है। मतलब जहां से प्रॉफिट ज्यादा आता है, जो जहां पे इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा रिटर्न होता है वहां पे उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है उस अमाउंट को। अब होता क्या है कि वो अमाउंट जमा होते होते अगर 10,000 रुपया ये है तो फॉर एग्जांपल 2,000 रुपया साल के एंड पे उसमें प्रॉफिट भी ऐड हो जाता है जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद आता है। तो टोटल जो बैलेंस आपका बन जाता है वो बन जाता है 12,000 रुपया। ये बैलेंस आपका जमा होता रहता है। तो जब आप रिटायर होते हैं या किसी भी टाइम आपका जो बैलेंस है, जैसे आप देखें यहाँ पे स्लिप के अंदर ये कह रहे हैं ये आपका बैलेंस 3,20,000 है। अगर आप ड्यूरिंग द ईयर निकलवाना चाहते हैं तो निकलवा भी सकते हैं ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड। लेकिन अगर जब आप रिटायर होते हैं तो आपको ये बैलेंस दिया जाता है, जितनी अमाउंट होगी वो आपको दे दी जाएगी। अब हर महीने ऐसे ही होता है कि आपकी अमाउंट, गवर्नमेंट की अमाउंट और प्रॉफिट ये जमा करने के बाद एक अमाउंट बनती जाती है। और जब आप रिटायर होते हैं फॉर एग्जांपल आपकी जो अमाउंट है ये बन जाती है 20 लाख, 2 मिलियन, उसके बाद आपको रिसीव हो जाएगी। ठीक है। अब मसला यह है कि जो पैसे आपको गवर्नमेंट ने अभी नहीं दिए, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको भी रिसीव ही नहीं हुए, ये पैसे तो आपको रिसीव ही नहीं हुए, प्रॉफिट भी आपको भी रिसीव नहीं हुआ, लेकिन आपका गवर्नमेंट के खाते में बैलेंस बन रहा है, तो आपने क्या इसको शो करना है। तो इनको ये जो बैलेंस होगा ये आपने शो नहीं करना, ये मैं पहले बता चुका हूं। ये आपने सिर्फ अपनी कंट्रीब्यूशन शो करनी है। अपनी कंट्रीब्यूशन क्या है कि जो हर महीने आपकी सैलरी में से टैक्स कट रहा है आप सिर्फ वही रिपोर्ट करेंगे। अब मैं अगर आप इसको रिपोर्ट करने के लिए पहले भी मैं एक लेक्चर बनाया था मैंने, जिसमें आपको मैंने बताया था कि जो सैलरी इंडिविजुअल्स हैं गवर्नमेंट के, उन्होंने टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है। उसमें मैंने यही आपको डिटेल बना के दी थी। ग्रॉस सैलरी लिखें, प्रोविडेंट फंड का बैलेंस लिखें, ईओबीआई लिखें, इनकम टैक्स लिखें, अदर डिडक्शन और नेट सैलरी है। तो यहाँ पे आप देखें तो प्रोविडेंट फंड आ रहा है 60,000 रुपया। इस तरह मंथ वाइज डाटा बना लें, पूरे साल में कितना कटा। हर महीने अगर 5,000 है तो पूरे साल में 60,000 रुपया कट गया। अब ये 60,000 रुपया आपने कहाँ पे शो करना है, ये आज शो करना क्यों जरूरी है। अगर आप हर साल ये शो नहीं करेंगे और जब आप रिटायर होंगे तो आपको बैलेंस मिलेगा ये 2 मिलियन है। इसमें से फॉर एग्जांपल आपकी जो अमाउंट है वो 7,50,000 है, जो कि हर महीने आप शो करते जा रहे थे। 7,50,000 तो आपको वापस मिला जो कि आपके हर महीने सैलरी से कटता रहा है। बाकी कुछ अमाउंट प्रॉफिट और गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन मिला के आपको 20 लाख मिल गया। तो अगर आप अपनी रिटर्न में 750 शो नहीं करेंगे तो रिसीव कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है।
तो इसको आपने उसी तरीके से टोटल करना है, मंथ वाइज टोटल अमाउंट बन जाएगी। जितनी अमाउंट ये बनती है वो आप क्या करेंगे, टैक्स रिटर्न में इस तरीके से आएंगे, यहां पे आ रहा है एनी अदर एसेट, यहां पे आके आपने इसको क्लिक करना है और यहां पे आप लिख देंगे कि जो आपका जीपी फंड है यानी कि जो जनरल प्रोविडेंट फंड है उसका जो बैलेंस है वो आप लिख दें। यहां पे आपकी जो कंट्रीब्यूशन है जो पर मंथ या जो ईयरली आपकी कंट्रीब्यूशन है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। तो ये आप लिखने के बाद इसको सबमिट करें और ये बैलेंस हम यहाँ पे लिख देंगे कि 60,000 रुपये हमारी कंट्रीब्यूशन है। अब ये क्या शो कर रहा है, अगले साल क्या होगा, 60,000 ये और अगले साल की जितनी अमाउंट है वो आप दोबारा इसको एडिट करेंगे और जो अमाउंट है इसको अपडेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगले साल ये 20,000 होगा तो आप 20 लिख देंगे। तो हर साल ये अमाउंट आपकी ट्रेवल करती जाएगी टैक्स रिटर्न में, यानी कि हर साल की कंट्रीब्यूशन और टैक्स रिटर्न में रिपोर्टिंग होती जाएगी। इसी तरीके से ईओबीआई है, ईओबीआई जो है ये आप एज ए एक्सपेंस रिपोर्ट करेंगे। ये कहां पे रिपोर्ट करेंगे आप, जो पर्सनल एसेट में आप आते हैं तो यहां पे आ रहा था रेंट रेट एंड टैक्सेस, तो यहां पे आप एज एक्सपेंस रिपोर्ट कर देंगे। इनकम टैक्स जो होता है ये भी यहां पे एज एक्सपेंस रिपोर्ट हो जाता है। उसी तरीके से ये जो दूसरा एक फंड आ रहा है ये भी फंड जो जितनी आपकी डिडक्शन हुई है ये भी आप एक्सपेंस रिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि ये आपको रिटर्न नहीं मिलना। फ्यूचर में ये मेरे ख्याल में लिंक होता है कि अगर आपकी कोई बच्चे स्टडी कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट कुछ अमाउंट मिलती है तो वो उनकी यूनिवर्सिटी में या उनके नाम पे जाती है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, हो सकता है ये अंडरस्टैंडिंग मेरी ठीक ना हो, लेकिन मैंने जितने भी केसेस देखे हैं उनके नाम पे जा रही होती है। तो इस वजह से ये जो अमाउंट होती है ये भी एज एक्सपेंस रिपोर्ट हो रही होती है। तो टैक्स रिटर्न में जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलना है उस बेनिफिट को आज रिकॉर्ड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जीपी फंड आपको फ्यूचर में मिलना है, इस वजह से आज आपने अपना शेयर हर साल टैक्स रिटर्न में ऐड करते जाना है। उससे अगले साल फॉर एग्जांपल ये अमाउंट बढ़ जाएगी तो आप क्या करेंगे, ये जो अमाउंट दूसरी अमाउंट आ रही है इसको आप 1,20,000 की जगह आप 1,80,000 कर देंगे। तो इस तरीके से आपने सारी चीजें रिपोर्ट करनी है। तो जीपी फंड का कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी मैंने दोबारा बताया ये एक्सपेंस नहीं है, ये एक्सपेंस नहीं है, ये आपका एसेट है जो कि फ्यूचर में आपको मिलना है। फिर भी आपको क्वेश्चन हो आप डिस्कस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।